नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी बिल्कुल फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। महावीर जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्राट संप्रति संग्रहालय का शुभारंभ किया। ये संग्रहालय गुजरात की राजधानी गांधीनगर के कोबा तीर्थ में स्थित है। संग्रहालय को मुख्य रूप से अशोक के पौत्र और जैन धर्म के प्रचारक सम्राट संप्रति के नाम पर स्थापित किया गया है। संग्रहालय पारंपरिक प्रदर्शनियों को आधुनिक डिजिटल और ऑडियो विजुअल उपकरणों के माध्यम से दिखाता है। इसमें 7 अलग अलग खंड हैं जो जैन और भारतीय परंपराओं की अनूठी विशेषताओं को समर्पित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री पद्म सागर सूरी जी महाराज से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज जिस अशांति के दौर से गुजर रही है, ऐसे हालात में जैन धर्म के संदेश को प्रसारित करने में म्यूजियम की अहम भूमिका। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में युगे युगीन भारत म्यूजियम बनाने की तैयारी है। पहले ये काम राजनीतिक चश्मे से होते थे, सब कुछ इसके इर्द गिर्द होता था। यही मंत्र विकसित भारत के मंत्र की आत्मा है। पीएम ने कहा कि भारत के सांस्कृतिक अभियान का मिशन है विश्व के सामने लाने के प्रयास हो रहे हैं और संरक्षण का काम हो रहा है। प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार, आयुर्वेद और योग का प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के सानंद GIDC में स्थित केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जो कि भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के सानंद GIDC में स्थित केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जो भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि। केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण कदम, और ये माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली दूसरी सेमीकंडक्टर सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत का दौरा करेंगे और 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण विकास को कवर करेंगी। प्रधानमंत्री 5,100 करोड़ रुपए की लागत से बने अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और इधर बटोली बाईपास सड़क की निर्माण आधारशिला रखेंगे। साथ साथ कई अन्य परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। आज 31 मार्च है और केंद्र सरकार की ओर से यह बार बार कहा गया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलियों से आजाद करा लिया जाएगा। इस बारे में कल लोकसभा में नियम 193 के तहत अहम चर्चा हुई। देर शाम गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ठोस जवाब पेश किया गया और इस दौरान अमित शाह ने न सिर्फ पूरी जानकारी देश को दी, बल्कि कांग्रेस और यूपीए की सरकार पर भी बरसे। गृह मंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, जबकि मोदी सरकार ने रेड कॉरिडोर को खत्म कर उसे ग्रोथ कॉरिडोर में बदल दिया है। राजनांदगांव के मोहल्ला मानपुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मदनवाड़ा क्षेत्र के टेकरी नाला जंगल में नक्सलियों का डम बरामद कर एक AK-47 इंसास राइफल और 46 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर ओपन क्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के राउंड 11 की शुरुआत की जानकारी दी। OALP राउंड 11 के तहत करीब 80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अन्वेषण के लिए खोला गया है, जिससे देश की जमीन और समुद्री क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधनों की खोज को नई गति मिलेगी। राउंड 10 में पहले ही लगभग 1.82 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पेश किया जा चुका है और इस पहल से भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मदद मिल सकेगी। इससे तेल और गैस के नए भंडार खोजने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना और देश के आर्थिक विकास को मजबूत करना है। ये कदम प्रधानमंत्री मोदी के समुद्र मंथन विजन के अनुरूप है।
केंद्र सरकार ने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एएमई शिक्षा को नया रूप देने का फैसला किया है, जिसके तहत बीएससी डिग्री कोर्स की शुरुआत की जाएगी। इस 3 वर्षीय कोर्स की शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाएगी, जिसे लेकर सोमवार को गतिशक्ति विश्वविद्यालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय के संयुक्त सचिव को यह कहते हुए दिखाया गया है कि भारतीय वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी आतंकवादी हमलों का जवाब दिया जाएगा। सरकार की फैक्ट चेक यूनिट पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वीडियो को फर्जी करार दिया है। पीआईबी के अनुसार यह वीडियो असल में एआई तकनीक से तैयार किया गया एक डीप फेक वीडियो है, जिसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स द्वारा फैलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एंजेलिका नीबलर के नेतृत्व में यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें भारतीय यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, तकनीक और हरित ऊर्जा पर चर्चा हुई। बैठक में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर भी बातचीत की गई, जिसे दोनों पक्षों के लिए एक निर्णायक कदम माना जा रहा है, जो नए व्यापार और निवेश के अवसरों को खोलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन में यूरोपीय संसद के भारत संबंधी प्रतिनिधिमंडल प्रमुख एंजेलिका नीबलर से मुलाकात की, जहां पर भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी और साझा मूल्यों पर चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान यूरोपीय संघ के लिए संसदीय मैत्री समूह की पहली बैठक भी आयोजित की गई और दोनों पक्षों ने संसदीय सहयोग और जन जन के संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए आज गुवाहाटी में अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें पार्टी के नेता निर्मला सीतारमण, सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा और दिलीप सैकिया उपस्थित रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र पिछले 1 दशक की उपलब्धियों पर आधारित है, जो कि असम के विकास की दिशा में बेहद अहम। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आगामी तीसरे कार्यकाल में सरकार इन्हीं जन सुझावों के आधार पर असम की प्रगति का खाका तैयार करेगी और विकास कार्यों को नई गति देगी। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने माइनागुड़ी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को भी बदल दिया है। अब यहां से दालिम रॉय चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी ने अब तक 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले के बैरामपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को उम्मीदवार बनाया, जहां उनका मुकाबला बीजेपी विधायक सुब्रत मोइत्रा और टीएमसी के नारुगोपाल मुखर्जी से। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कल पहले दिन 500 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने वालों में कई राजनीतिक दलों के उम्मीदवार भी शामिल। तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा। कल मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोलाथुर से और टीवीके के अध्यक्ष विजय ने पेराम्बूर से पर्चा भरा। डीएमके नेता और राज्य के नगर प्रशासन मंत्री के.एन. नेहरू ने तिरुचिरापल्ली पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि टीवीके नेता के.ए. सेंगोतायर ने गोबीचेट्टीपल्लयम निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा दाखिल किया। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में होने वाले चुनाव हैं और आदिवासी और गोरखा वोट बैंक के लिए वापस पाने के लिए टीएमसी बेताब नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि तृणमूल सरकार ने आदिवासियों के जंगल अधिकार को लागू किया। जंगल क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उन्हें वास्तव में कोई अधिकार नहीं मिला है। कागजों में ममता सरकार ने जमीन का मालिकाना हक अपने पास ही रखा है। आरोप है कि ममता बनर्जी के शासन में आज भी जंगल के भीतर अपने ही गांव जाने के लिए गेट पास लेना पड़ता है। 1 साल पहले तक अपने घर जाने के लिए वन विभाग को 480 रुपए तक देने पड़ते थे। बंगाल चुनाव से पहले फुटेज विवाद भी गर्मा गया है। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 के जरिए बाहर के राज्यों के लोगों को अवैध रूप से मतदाता बनाया जा रहा है और इसके समर्थन में वीडियो भी साझा किए। वहीं
चुनाव आयोग के दफ्तर से फुटेज लीक होने पर सवाल उठे हैं और इस बीच कुछ अधिकारियों का तबादला भी हुआ है और भाजपा नेता भी आज सीईओ से मुलाकात करने वाले हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने तबादलों को राज्य के प्रशासनिक कामकाज पर असर डालने वाला बताया था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने इसे खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को सही ठहराया। बिहार के नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। शीतला अष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी, जिससे अफरा तफरी मच गई थी। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मंदिर और मेला को बंद कर दिया और स्थिति नियंत्रण में लाने के प्रयास लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे को लेकर दुख जताते हुए प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को सरकारी प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब वे भारत में डिजाइन और इंजीनियरिंग क्षमताओं में निवेश करें। अश्विनी वैष्णव ने चेतावनी दी कि शर्तें पूरी नहीं होने पर फंडिंग रोकी जा सकती है। सरकार का फोकस अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बल्कि हाई वैल्यू डिजाइन और क्वालिटी पर। भारतीय नौसेना अपनी स्वदेशी स्टील फ्रिगेट तारागिरी को 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम में शामिल करने जा रही है। ये भारत की समुद्र में संप्रभुता के लिए एक निर्णायक क्षण होगा और नौशक्ति बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 6,670 टन वजनी तारागिरी का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। ये फ्रिगेट युद्ध अभियान और मानवीय सहायता कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए बाला साहेब ठाकरे शहरी जन कल्याण अभियान की घोषणा की। सरकार 50 एकड़ से अधिक झुग्गी क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी और सभी निवासियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। योजना के तहत पात्र लोगों को 300 वर्ग फुट के नए घर दिए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने अधिकारियों को दिल्ली में जल्द से जल्द 4 लाख नए पीएनजी कनेक्शन लगाने का निर्देश दिया। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल जून तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला किया। इससे पीपीएफ, एनएससी, केवीपी और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये लगातार 8वीं तिमाही है जब दरें स्थिर रखी गई। आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर 31.80 लाख का जुर्माना लगाया। ये कार्रवाई वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण से जुड़े नियमों का पालन न करने पर की गई। आरबीआई के निरीक्षण में पाया गया कि बैंक ने कुछ शिकायतों का खुलासा नहीं किया। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि ये कदम केवल नियामक अनुपालन से जुड़ा है और ग्राहकों के लेन देन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 27 में 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.3% रहने की उम्मीद, जो वित्त वर्ष 26 के 2.1% से अधिक है। पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक सप्लाई बाधाओं के बावजूद सरकार ने कहा है कि देश में फर्टिलाइजर का स्टॉक 180 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है, जो पिछले साल से अधिक है। भारत की औद्योगिक वृद्धि इस वर्ष फरवरी में बढ़कर 5.2% हो गई है, जो जनवरी में 4.8% थी। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 6.6% की तेजी और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 12.5% की वृद्धि ने इस बढ़त को मजबूती दी। फरवरी में खनन क्षेत्र में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि बिजली उत्पादन में इस महीने के दौरान 2.3% की वृद्धि। सरकार द्वारा राजमार्गों, बंदरगाहों और रेलवे परियोजनाओं में किए गए बड़े निवेशों के कारण अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र, सामग्री क्षेत्र में भी इस माह 11.5% की मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज हुई। सोने और चांदी की कीमत में तेजी। 24 कैरेट सोने का दाम 1.46 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी का दाम 2.30 लाख रुपए प्रति किलो से अधिक हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 95 के पार पहुंचकर 95.2 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि दिन के अंत में 94.83 पर बंद हुआ। एनएसई ने अपने लंबे समय से लंबित आईपीओ की प्रक्रिया की शुरू और एक्सचेंज ने मौजूदा शेयरधारकों से ओएफएस के जरिए हिस्सेदारी बेचने में रुचि जताने के लिए ईओआई मांगा। एनएसई ने निवेशकों को 27 अप्रैल तक अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा, जिससे आईपीओ की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 1 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर लगभग 10 दिन की यात्रा करेंगे। मिशन के दौरान ओरियन स्पेसक्राफ्ट और अन्य अहम सिस्टम्स का परीक्षण किया जाएगा, जो भविष्य में चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में हजारों सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। इस कड़ी में यूएस आर्मी की एलीट 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिक वहां पहुंचने शुरू हो गए और वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध में अपने अगले ठोस कदम पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका ने पैराट्रूपर्स के साथ साथ अतिरिक्त सैनिक नाविकों, मरीन और विशेष संचालन बलों की संख्या में इजाफा किया। ट्रंप के इस कदम को खाग द्वीप पर कब्जा करने या नियंत्रण में लेने से जोड़कर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर तेहरान होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और तेल के कुओं को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इस बीच इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, जिसमें हूती और हिजबुल्लाह की भागीदारी सामने आई है। जवाब में इजराइल ने तेहरान और बेरूत में हमले किए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इजराइल की संसद ने एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत घातक हमलों में दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों के लिए मृत्यु दंड अनिवार्य किया गया है। कानून के अनुसार सजा के 90 दिनों के भीतर फांसी दी जा सकती है और क्षमादान का प्रावधान नहीं है। इस फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है। वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी हमलों के दौरान ईरानी नौसेना विमानों को निशाना बनाते हुए एक वीडियो साझा किया। सेंटकॉम ने और आपको सीधे लिए चलते हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आइए देखते हैं पूर्व टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने बीजेपी ज्वाइन की है। पार्टी मेंबरशिप का स्लिप है। Welcome to the family of the largest political party in the world. और बुके दीजिए। हाँ भी बस में बुलाऊंगा।
मेरा आदरणीय सुब्रत मजूमदार जी से आग्रह है कि वो इस अवसर पर बांग्ला में बोलिए। সবাইকে নমস্কার। আমার পক্ষ থেকে আজকে মাননীয় শ্রী লিয়েন্ডার পেজ, যিনি বাংলারই ছেলে, তাকে আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানাই। এবং ভারতীয় জনতা পার্টির জন্য এটা একটা বিরাট বড় মুহূর্ত বলে আমার মনে হয়, কারণ বাংলার সংস্কৃতির সাথে লিয়েন্ডার পেজ এই নাম অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত। আমাদের মাননীয় অনিল বালুনিজি উল্লেখ করেছেন যে বাংলা সাহিত্যের সনেট কবিতা যিনি বাংলাতে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তার সাথেও তার পরিবারের সাথে লিয়েন্ডার পেজ, আমরা সবাই জানি তার মায়ের যে পরিবার, তার মা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ডিসেন্ডেন্ট। তো আজকে বাংলার এরকম একটি প্রতিভা যিনি লন টেনিসে এই ধরনের তার কৃতিত্ব রেখেছেন, বাংলার বহু যুবক যুবতীকে এবং দেশের যুবক। तो ये आप देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लिएंडर पेस भाजपा में शामिल हो रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने कहा है कि मैक्सिको को मानवीय और व्यावसायिक आधार पर क्यूबा को ईंधन भेजने का पूरा अधिकार है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने यह भी कहा कि क्यूबा की निजी कंपनियों जैसे कि होटल ने सरकारी ऊर्जा कंपनी पेमेक्स से तेल खरीदने के लिए मैक्सिको सरकार से संपर्क किया है। दक्षिणी लेबनान में 2 अलग अलग घटनाओं में इंडोनेशिया के 3 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत हुई। यूएन के मुताबिक एक विस्फोट में 2 सैनिक मारे गए, जबकि एक अलग घटना में एक और सैनिक की जान गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। एफबीआई ने मिशिगन के यहूदी मंदिर पर सिनेगॉग पर 12 मार्च को हुए हमले को आतंकी कृत्य बताया। 41 वर्षीय हमलावर ऐमान गजाली ने ट्रक घुसाने और फायरिंग के बाद खुद को मार दिया। एफबीआई की जांच में हमलावर हिजबुल्लाह समर्थक विचारधारा से प्रभावित पाया गया। एफबीआई के अनुसार अमेरिका में यहूदी विरोधी घटनाओं में हाल के वर्षों में तेज वृद्धि देखी गई है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में फाउस्टिन आर्के टोरेरा ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। दिसंबर में हुए चुनाव में उन्हें करीब 78% वोट मिले थे। इंडियन प्रीमियर लीग में वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने महज 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। वैभव ने 17 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 52 रन की पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स 20वें ओवर में 127 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में राजस्थान ने 13वें ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। इंडियन प्रीमियर लीग का चौथा मुकाबला आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस का ये 5वां सीजन होगा। टीम ने 2022 में अपने डेब्यू सीजन में ही खिताब जीता था, जबकि पिछले सीजन वो चौथे स्थान पर रही। वहीं पंजाब किंग्स को अब भी अपने पहले खिताब का इंतजार है। टीम पिछले सीजन में रनर अप रही थी। छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में 6वें दिन तक पदक तालिका में कर्नाटक का 17 स्वर्ण और 6 रजत पदकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में दूसरे स्थान पर ओडिशा है, जिसके खाते में 9 स्वर्ण और 4 रजत पदक। वहीं अरुणाचल प्रदेश 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ तीसरे स्थान पर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के 6ठे दिन अरुणाचल प्रदेश की नेरी इंगी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र के गोविंद पाडेकर ने पहला स्थान हासिल किया। पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में महाराष्ट्र के गोविंद पाडेकर और सूरज माशी ने स्वर्ण और रजत पदक जीते। कुश्ती में कर्नाटक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 और स्वर्ण पदक जीते। रोहन
डोडामनी ने 60 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में जीत दर्ज की, जबकि मनीषा ने महिलाओं के मुकाबले में स्वर्ण पदक हासिल किया। मंगोलिया में खेले जा रहे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत की प्रीति पवार और दीपक ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला वर्ग के 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति पवार ने कजाकिस्तान की एलिना बाजारोवा को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया, तो वहीं पुरुष वर्ग में दीपक ने उज्बेकिस्तान के खवासबेक को कड़े मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। भारत की उभरती पैरा तीरंदाज शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी विश्व तीरंदाजी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 के खिताब से सम्मानित किया है। ये सम्मान उनके शानदार प्रदर्शन और ऐतिहासिक उपलब्धियों को देखते हुए दिया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम जून में